यूनिट 6। तो कल हम कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो उसी को हम फिर से थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। We know that angular momentum L is equal to R cross P। ये तो मैंने कल आपको बताया। ठीक, now we can write, since this L is a vector quantity, can be written in rectangular component form as L Lxi x component plus Lyj y component plus Lzk cap. Okay, these are three components of this. Similarly, position vector R is equal to xi plus yj plus zk. So P is vector quantity, so its components can be written as pxi cap plus pyj cap plus pzk cap. Now we will substitute in this equation. What we will get: Lxi plus Lyj plus Lzk. On right hand side we have position vector R, and we will substitute this xi plus yj plus zk cross. This is not ordinary multiplication, but this is cross product. Pxi pyj plus pzk. Now अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स यहाँ लगा देंगे, पहले x को px के साथ i क्रॉस i, ठीक, वो ये कम्बरसम लंबा चौड़ा होता है। सो इजी वे इज टू मेक दिस डिटर्मिनेंट। पहला रो जो होगा यूनिट वेक्टर्स का i j k, दूसरा रो होगा x y z, और तीसरा होगा px py एंड pz। मैंने कल आपको बताया कैसे खोलना होता है इसको। लेट अस ओपन इट यूजिंग कॉलम 1, दिस रो 1। ओके, सो फर्स्ट component will be the I component. So if we have to delete this row under the I, and row along this. Okay, so we are left with y z py pz. So we cross multiply them, y into pz y pz माइनस, यहाँ से जब जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस इसको करना पड़ता है, माइनस पी वाई जेड पी वाई जेड पी। अब फिर प्लस, फिर सेकंड जब आता है, सेकंड इसे जब ओपन करेंगे, यानी ये सारा जो देता है, जो यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इसको हम इजी वे में डिटरमिनेंट के थ्रू करते हैं। तो जब जे से करेंगे, तो कल मैंने सिखाया आपको, माइनस जे, सो इट विल बी वाई पी जेड माइनस, अब ये हमें डिलीट करना है। अब हमें जो इसके अंदर ये कॉलम है, इसके अंदर ये हमें डिलीट करना है, और रो यही, तो बचा क्या हमारे पास x और दिस एंड दिस। सो x पी जेड माइनस जेड पी एक्स प्लस जेड कंपोनेंट। तो जेड कंपोनेंट के टाइम हम क्या करेंगे, ये इस रो को जो k के अंदर है उसको नहीं मानेंगे, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, x पी वाई माइनस y पी एक्स। इसको अगर माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, y पी जेड
माइनस जेड पी वाई, माइनस अंदर ले जाएंगे, यहाँ प्लस बनेगा, सो इट विल बी जेड पी एक्स प्लस एक्स पी जेड जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के। हाँ माइनस एक्स पी जेड यहाँ यहाँ ओके ठीक है। सो देखिए ये हो गए इसके कंपोनेंट्स यहाँ पर आए हैं ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या है एल एक्स एल वाई एंड एल जेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हेन वी कंपेयर these, so I component will be equal to I component of this, j component y component will be equal to y component of this, z component will be equal to z component. So if we compare these left and right side, we get lx is equal to y pz minus z px, ly will be equal to z py, okay, z p x minus x p z. Similarly, lz will be equal to x p y minus y p। क्लियर। तो इसको याद रखने, हाँ हाँ याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपको x कंपोनेंट तो पहले स्टार्ट कीजिए y कोऑर्डिनेट से, फिर z, फिर उसको उल्टा कीजिए पी जेड, ये z, पी वाई, ठीक है पी वाई, ठीक है। इसी तरह से अगर एल जेड, देखिए जेड यहां स्टार्ट किया, जेड के बाद ये सर्कुलर ऑर्डर में क्या आएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। सिमिलरली जब हमने वाई लिया तो इसमें वाई नहीं होगा राइट साइड में, तो जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। या अगर आपको कोई और तरीका है याद रखने का आप रख सकते हो, तो लेकिन याद ये डिटरमिनेंट जरूरी रखना है याद कैसे हम लिखते, फिर आप उसको ओपन कर सकते हैं ठीक है। ये वैसे ही है जैसे हमने टॉक के कंपोनेंट किए। ओके क्लियर। Now very important relation, very important relation जो अब अभी हम करेंगे वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बट इन व्हाट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ चलो मैं यहाँ पर लिखूंगा रोटेशनल मोशन। और we have to derive the relation between L angular momentum and torque. What will be the relation between angular momentum and torque? Or we have to simply prove that rate of change of angular momentum is equal to torque. ठीक है। इसको करने से पहले अगर मैं लिखूं A क्रॉस B, आपको ये पता होना चाहिए A क्रॉस B होता है A B sin थीटा into n cap, ठीक। there will be some angle between A and B. Now if we have same vectors, let us say A, दोनों A है, B भी A ही है और ये भी है, what will be angle between A and A? That is 0. अगर सपोज ये A वेक्टर है, another A vector will be also along the same completely coincide इसको करेगा डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी, तो एंगल जो थीटा होगा वो 0 डिग्री, ठीक। तो A क्रॉस अगर मैं मुझे लिखना हो A क्रॉस A, यानी कोई भी दो वेक्टर अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूंगा फॉर्मूला के हिसाब से A इंटू A, ठीक, साइन 0, साइन 0 is 0, so it will be 0. So A cross A will be 0. What will be I cross I? Same vectors cross product 0. J cross J 0, ठीक। तो इसको ध्यान में रखो।
we know that L angular momentum is equal to R cross P, number one. Differentiating this with respect to T on both sides. Therefore, dl by dt is equal to d by dt of R cross P. Now, this is here UV form. So we have to first differentiate this and keep this as it is. Then plus differentiating P, keeping R as it is. So this can be written as d by d. This is very important relation. R इसको डिफरेंशिएट किया और P को डिफरेंशिएट नहीं किया, प्लस अब हम R को ऐसे रखेंगे, ये यहाँ पर क्रॉस है, ठीक, R को ऐसे रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रखेंगे, अब इसकी डिफरेंशिएशन dP by d. Now dr by dt, rate of change of position vector, that will be velocity vector cross P plus R. Now what is this? Rate of change of linear momentum. According to Newton's second law, rate of change of momentum that is dP by dt, that is equal to force. Okay, so this can be written as, this is Newton's second law of motion. Rate of change of linear momentum is equal to force. So this is F. Now we know that P is equal to, P किसके बराबर होता है? M into V, where M is the mass, V is the velocity. So we can write this P as B cross M V. Okay, plus what is R cross F? आपने पढ़ा, that is equal to tau. R cross F is equal to moment of the force. Now चूंकि M कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ऐसे, अंदर क्या आएगा? V क्रॉस V प्लस tau. What is V क्रॉस V? 0. अभी मैंने सिखाया ना आपको, A क्रॉस A is equal to 0, V क्रॉस V. So this will be 0. So M into 0 प्लस यहां पर क्या था हमें? dl by dt लेफ्ट साइड में. So dl by dt is equal. This is Newton's second law in rotational motion. Okay, क्या है? Rate of change of angular momentum is equal to torque. Torque is angular force, है ना? तो एंगुलर जब होगा तो एंगुलर राइट साइड में होगा. जब लीनियर फोर्स होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, तो यहाँ पर लीनियर में फोर्स सिंपली लगता है. ठीक, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. Rate of change of angular momentum is equal to the torque applied. Okay, now we have another. ये मैं क्लियर कर दूं? उसके बाद है आपका एंगुलर मोमेंटम of n particle system. That is a rigid body. यानी अगर अब हमारे पास एक पार्टिकल नहीं है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, it will consist of large number of particles. So this is a rigid body. Now, now this is rotating about some axis. Okay, ये rotate हो रही है about some axis ये body. इसका हमें टोटल एंगुलर मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, अगर ये पार्टिकल नंबर 1 है, पार्टिकल नंबर 2 है, 3, 4, 5 एंड n, हमें इनका एंगुलर मोमेंटम देखना है वो किसके बराबर. लेट अस सपोज दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज L. दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द एंगुलर मोमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स. यानी इसका एंगुलर मोमेंटम L1 है, इसका L2, L3, L4 और L है. ठीक, सो वी कैन राइट इट है L2 दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम प्लस L3 तीसरे का, प्लस सो ऑन
plus ln. Okay. Now, also this is equation 1. We can also write it as L equal to sigma summation upon I running from 1 to n Li. Okay. यानी I को हमने 1 से n तक लिया, पहले 1 करेंगे तो L1 बनेगा प्लस, इसका मतलब सिग्मा का मतलब है प्लस, 2 करेंगे तो L2 बनेगा प्लस, ठीक, सो ऑन अप है. Also this can be written as, क्योंकि Li है, it can be written as Ri क्रॉस Pi, I running from 1 to n, क्योंकि हमें पता है L is equal to R क्रॉस P. अब चूंकि I पार्टिकल है, देखो इसका पोजीशन वेक्टर 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, सो ऑन, एंड ith का I होगा और nth का n पोजीशन वेक्टर R1 होगा, किसी का R2 एंड सो ऑन. So we will have this problem. This is, let us say, equation. Clear? Now angular momentum is equal to the torque, है ना. जो टोटल एंगुलर मोमेंटम बॉडी का है वो इस पे जो एक्ट करेगा वो कितना होगा, उसको हम डिफरेंशिएट करके अभी जो हमने फॉर्मूला निकाली थी वो, ठीक है. नाउ differentiating this equation, let us say this is equation 2, this is 3. Okay, so in this equation, so dl by dt will be equal to summation upon, ठीक है, dli by dt. ठीक, अभी हमने देखा कि dl by dt किसके बराबर था, टॉर्क, है ना. अब यहां पर जो है ये I पार्टिकल्स है, ठीक है ना, I या N पार्टिकल्स है, तो इनको हमें जो टॉर्क निकालना है. अब टॉर्क दो किस्म का हो, एक जो बाहरी इस पे फोर्स होगा उसकी वजह से, या बाहर वाला टॉर्क, यानी टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क, जो बाहर वाले फोर्स से इस पे लगता है टॉर्क, और अंदर जो पार्टिकल है उनका भी आपस में फोर्स होगा, ठीक, उनकी वजह से भी कुछ टॉर्क अंदर से होगा. तो एक तो बॉडी के विद इन द बॉडी देयर विल बी फोर्सेस, दीज फोर्सेस may cause torque, so and external force will also cause torque. So this whole di by dt, this can be written as tau I, ठीक है, which is actually the sum of this external torque plus internal torque, torque produced within the body. देखो ये बॉडी है, अगर इसको मैं घुमाऊंगा बाहर से फोर्स तो ये घूम गई, ठीक, रोटेट हो गई, लेकिन अंदर से जो इसके फोर्सेस है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करते होंगे, उनके बारे में क्या है. अब ये जो इंटरनल टॉर्क है टी आई, ये किस वजह से होता है, जो बॉडी अंदर होती है, ठीक, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में फोर्सेस लगाते हैं, ये इस पे लगाएगा, इस पे भी आपस में फोर्सेस लगाएंगे. नाउ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, वो हमने पहले पढ़ा, इंटरनल फोर्सेस कैंसल इन पेयर्स, वो जीरो होता है उनका साथ. अब देखो अगर यहां पर ये फोर्स इसको डालता है, इसको फोर्स डालता है, और ये एक्ट अलोंग करता है स्ट्रेट लाइन. कल मैंने बताया रोटेशन, अगर यहाँ पार्टिकल है, अगर यहाँ कोई फोर्स है, ठीक, रोटेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अगर रेडियल हो इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, they will not produce any torque. Which will produce torque? The angular component जो उसको रोटेट करेगा. ये जो बॉडीज होती है, मिसाल के मैं दो पार्टिकल इसमें कंसिडर करता हूं, लेट्स से दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज पार्टिकल 2. Since their forces act along the line joining them, they are equal and opposite. Now इसमें टॉर्क पैदा होता, लेकिन चूंकि फोर्सेस क्या एक्ट करते हैं along the straight line, so they will not be possible, it will not be possible for them to produce a torque. जैसे अगर ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे खींचूं, या ये पेन मुझे ऐसे खींचेगा, देयर विल बी नो टॉर्क अनलेस कोई एंगुलर कंपाउंड उसको घुमाएगा. जो अंदर वाले टॉर्क है वो कैंसिल करेंगे, दैट विल सम अप टू 0. क्लियर. सो इफ वी सबस्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल वी गेट, dl by dt is equal to
इसको टॉर्क नेट भी कह सकते हैं, आई या इसको नेट, ठीक, नेट टॉर्क। सो इंटरनल टॉर्क इस जो विद इन द बॉडी होता है वो कैंसल हो जाता है, वो इसका रीजन मैंने बताया। सो दिस विल बी टॉर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी बॉडी में एंगुलर मोमेंटम चेंज हो, जैसे ये यहाँ चल रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर वो किसकी वजह से होता है, जो बाहर से हम उसमें फोर्स लगाते हैं, अंदर वाला जो फोर्सेस होते हैं वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते, अगर करते भी है उनका टोटल इंटीरियर सम जीरो होता है, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस cancel each other in pairs and the force between them is a radial one, not a angular one. Okay, that acts on a straight line. So ये this is very important. जो भी आपका टॉर्क किसी में पैदा होता है, यानी रोटेशन पैदा होती है, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस वजह से होता है, जो बाहर वाला टॉर्क हो, ठीक। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क, जो बाहर से उसको, अंदर से जो भी पार्टिकल करे उनका टॉर्क कैंसल हो जाए, ठीक, वो बाहर नहीं हो। इसमें ये एक और पॉइंट है, नाउ इफ एक्सटर्नल टॉर्क और नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, यानी बाहर से तो टॉर्क है लेकिन उनका नेट इफेक्ट जीरो, वो रोटेट, देखो मैं इसको यहां से खींच रहा हूं, कोई यहां से खींच रहा है, इसका नेट इफेक्ट ये रोटेट नहीं कर पाते इसको, दैट मीन्स नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, दैट इज सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक, बट एक्सटर्नल इफ दैट इज जीरो दैट इज नो टॉर्क इज एक्टिंग और नेट टॉर्क इज जीरो, या तो कोई फोर्स एक्टिव नहीं करता है इसमें, अगर करता है उन सभी का टोटल क्या होता है, जीरो, तो नेट टॉर्क इज जीरो। सो देन इफ वी सबस्टिट्यूट दिस इक्वेशन और व्हाट विल गेट, dl by dt is equal to टॉर्क के बदले में जीरो, which implies that L is constant, ठीक। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूव, इसी तरह से हमें इफ नो नेट फोर्स एक्स डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ये हमने किया था, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन पी विल बी कंजर्व। सो तो एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या है, टॉर्क, लीनियर के लिए क्या है, फोर्स। सो इफ वी अप्लाई, if no external torque or net external torque acting on a body is zero, then then total angular momentum of that is constant or conserved, okay। यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, जिस रोटेशन से वो चल रही, अगर रुकी है तो घूमेगी नहीं, अगर घूम रही है, ठीक, अगर उसमें जो नेट होगा, कुछ फोर्स लगा, अगर उनका नेट होगा, टॉर्क जीरो होगा, तो वो उसकी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगी, जो पहले था वही रहेगा, क्लियर। जैसे हमारा कोई बॉडी है, अब बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ये या तो रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक ही वेलोसिटी, अगर नेट फोर्स इस पे आ जाएंगी इस बॉडी पे, तो जो वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, हालांकि फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका नेट कितना है, जीरो, इस वजह से यूनिफॉर्म। इसी तरह से अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम है, अगर फिर से बाहर उस पर टॉर्क्स लगे, अगर उनका सम जीरो है, सो एंगुलर मोमेंटम उसका चेंज नहीं होगा, जो था वही रहेगा। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ significance of angular opening. Let us suppose that we have this axis, this is x-axis, y-axis, and around this is z-axis. Okay. Now we have a particle, let us say k at here, whose position vector is r. Okay.
Now, this particle is at, let us say, time t or t1 or time t equal to 0 at this position a. Now it gets displaced and reaches this position, and at this position, let us say this time taken is delta. From this point to, let us say, k dash, it is delta, very small time. Its position vector changes from r to r plus delta. Clear? Then this displacement k dash will be like this. That will equal to delta r, because if this is r, if it's delta r, if this is r plus delta r, this should be delta r. How? जो ट्रायंगल लॉ है, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. देखो ये क्या है, आर, ये ऐसे ट्रायंगल बना है ना आपका, यहाँ आर है, यहाँ आर प्लस डेल्टा आर है. ठीक, तो ये मैं बोलता हूं, ये भाई आपका ये डेल्टा आर होगा. डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? देखिए, अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, दैट इज आर प्लस डेल्टा आर. तो है ना इसके बराबर, इन दो का सम, इट इज इक्वल टू दिस. ओके, नाउ दिस, ये जो यहां पर है, दिस इज द एरिया, ये एरिया इसने स्वीप किया. ठीक, तो इसने ये एरिया स्वीप किया. ये क्या है असल में? ये एक ट्रायंगल है ना. हाउ, व्हाट विल बी दिस एरिया? लेट अस सपोज दैट इट इज एरिया, ये जो ट्रायंगल है, ओ के के डैश, ओ के डैश. लेट अस से इट्स एरिया इज डेल्टा ए. नाउ आई हैव रिटन अ वेक्टर हियर. You know that area is a scalar quantity, but how I have written this as a vector? Now, it is the direction in which an area is traced or covered. Suppose I am moving in a circle in this way. ठीक, ये ऐसे घूम रहा है. ठीक, तो ये एरिया हमने स्वीप किया. ठीक, तो अगर समझो यहाँ पर एक बोल्ट है, अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो वो कहां चला जाएगा? नीचे, है ना. अगर एक बोल्ट है ऐसे, इसको मैं इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा ऐसे, वो बोल्ट कहां चला जाएगा? इट विल गो डाउन इनटू द बोल्ट. दैट मीन्स अगर जो एरिया मैंने इसका, ठीक, फिर से ये मैं बता रहा हूँ, ये समझने की जरूरत है. एरिया वेक्टर क्या होता है, या वेक्टर क्यों बनाते हैं हम? एरिया तो स्केलर है, कैसे वेक्टर बनता है? इट इज इन द, किस सेंस में हमने इसको स्वीप किया है या बनाया है. लेट अस सपोज दैट आई हैव, मैंने ये एरिया, इस सर्कल, इस डायरेक्शन में मैंने एंटी क्लॉकवाइज मैंने ट्रेस किया. अब तो कौन सा एरिया मैंने ट्रेस किया? ये आप समझो मेरे पास एक स्क्रू है, तो अगर मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूं, वो कहां चला जाए? तो वो आएगा बाहर, ऊपर, है ना. बात समझ में? जैसे आप नाल खोल रहे हो, अगर नाल खोल रहे हो ऐसे, इट विल गो अप. तो मैं कहूंगा ये जो एरिया डेल्टा ए है, इसकी डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन नॉर्मल. जो नॉर्मल इस पे डालूंगा मैं, नॉर्मल क्या है वो? दैट इज आउटसाइड. अगर मैं इसी एरिया को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कहां चला जाता? ऐसे नीचे, डाउन. तो इसकी डायरेक्शन क्या होती? नॉर्मल टू दिस. ओके, बात समझ. इसी तरीके से हम एरिया को क्या बनाते हैं? एक वेक्टर. ठीक है, तो यहां हमने एरिया को, जब यहां ऐसे, यहां चला गया ये पोजीशन वेक्टर, ऐसे यहां पर घूमा, तो एरिया वेक्टर कहां है? इट विल, वो देखिए ऐसे जा रहा है ना, ये वेक्टर किसकी तरफ जा रहा है? इसकी तरफ. सो ऐसे, तो वो ऊपर होगा. तो किस डायरेक्शन में होगा? इट इज डायरेक्शन विल बी along positive direction of z axis. Is it clear? Now, हाँ, तो अब देखिए यहां पर ये जो एरिया है, इसको मैं यहां पर लिखूंगा. ठीक है, डेल्टा ए. नाउ वो क्या बनता है असल में? ट्रायंगल ओ के डैश. ठीक, वो क्या होता है? 1/2 बेस. चूंकि यहां पर वेक्टर है, उसको हम ऐसे लिखेंगे, 1/2 बेस क्रॉस. ठीक है ना. ऑल्टीट्यूड यहां पर लेंगे हम डेल्टा. आप बताओगे कैसे? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड लेते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये अगर ऑल्टीट्यूड है,
ए मतलब एल, ये बेस है बी, हम क्या लिखेंगे 1/2 बेस इंटू एल। अब यहां पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा यहां से, वो आएगा आपको ऐसे, ये ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है ना, ये आर है आपका, ये आर प्लस डेल्टा। तो यहां से अगर मैं डालूंगा, ये आपका क्या है डेल्टा आर, ठीक है ना। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक, क्यों, ये हो गई बेस, ये हो गया आल्टीट्यूड, ये किसके बराबर आएगा, ये अगर थीटा है, सो दिस लेट अस से एम, यहां तक एम है, एम डिवाइडेड बाय आर, एम डिवाइडेड बाय आर किसके बराबर होगा, साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेस है ना परपेंडिकुलर, यहां हमने डाला, ये बेस है, तो असाइन थीटा, तो एम किसके बराबर होगा, आर साइन थीटा, तो ये क्या आएगा, आर साइन थीटा। तो इसी तरह से वो तो इसमें है ही, बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। सो इस क्रॉस प्रोडक्ट में हम एरिया ऐसे लिखते, ठीक है। नाउ dividing both sides by delta t, so delta a by delta t 1/2 r cross delta r by delta t. Now assuming that this time taken by a body to reach from this point to this point is very small, so we will write limits here, limit delta t tending to 0, limit delta t tending to 0. So by the definition this will be dA by dt, dA by dt. Okay, here it will be 1/2 r, this will be dr by dt, dr by dt. This dA by dt, rate of change of area, this is called areal velocity. This is called rate of change of area, that is called the areal velocity. Now here, what is dr by dt? That is velocity, rate of change of position vector. So it will be velocity. Now we अभी टाइम है, हाँ चलो जल्दी पे करता हूँ, dA by dt, so 1/2, so dA by dt is equal to 1/2 r, r क्रॉस v, इसको मैं करूंगा 2m, m से डिवाइड भी और m से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा mv, और dA by dt 1/2 m r क्रॉस, what is mv, mv is p, so r क्रॉस p, ठीक है ना। so dA by dt 1/2 r cross p is equal to l, r cross p is equal to l. So rate of change of areal velocity is equal to 1/2 m into l. So angular momentum is twice. अभी चल रही है मीटिंग, सो ठीक है ना, तो 1/2 l, तो यहां पर मैं लिखूंगा dA by dt, सो l किसके बराबर निकलेगा, l will be equal to dA dt into 2m, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इनटू ट्वाइस द मास, ठीक है ना। दिस इज एरियल वेलोसिटी इनटू दिस, यहां तक हम रखें, ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है टाइम है अभी। नाउ देखिए, इसमें से केपलर सेकंड लॉ है, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम इज